हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आ चुकी एरर्स को करेंगे, जिसमें एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, इन पेपर्स में आ चुकी हुई एरर्स को हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इन एरर्स का हम अर्थ हिंदी में देखेंगे कि इनका अर्थ कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा ग्रामर के नियम के अनुसार इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी आज हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। देखिए, ड्वेलर का मतलब होता है रहने वाला। एक शहर में रहने वाला मुश्किल पाता है समय पास करना गांव में, यानी एक शहर में रहने वाले व्यक्ति को गांव में समय बिताना कठिन महसूस होता है। फ्रेंड्स, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। गुजर जाने का मतलब होता है मर जाना। तो यहाँ पे ये अवे लगाना ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पास के साथ अवे नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि पास अवे का अर्थ होता है टू डाई, यानी मर जाना। तो ये बी वाला पोर्शन गलत है फ्रेंड्स, इसमें अवे नहीं आएगा। केवल अवे हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। विजिटर्स को अनुमति नहीं दी गई थी अंधेरा होने के बाद पार्क में घुसने की। फ्रेंड्स, परमिटेड के बाद 2+V1 यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये एंटरिंग जो लिखा है ये गलत है, इसकी जगह आएगा टू एंटर। तो सी वाला हिस्सा गलत है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। मैकबेथ के फाइनल और फिफ्थ एक्ट में शामिल था नींद में चलने का दृश्य। यहाँ देखिए फ्रेंड, तो सब्जेक्ट जो है एक्ट एक वचन है, इसलिए कंटेन में एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जा रहा है। तो कंटेन की जगह कंटेंस लिखा जाएगा, यानी कंटेन में एस लगाया जाएगा। बी वाला हिस्सा गलत है। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी हम सब्जेक्ट को पहचानने की एरर है, यानी हमको सब्जेक्ट पहचानना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट फ्रेंड वन है। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, यानी कश्मीर घाटी के आतंकवादियों में से एक को गोली मार दी गई। तो सब्जेक्ट वन है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग गलत है, यहाँ इज लगाया जाएगा। वन इज शॉट डेड, ये सही सेंटेंस होगा। तो सी वाला हिस्सा यहाँ पे गलत है फ्रेंड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। फ्रेंड्स, जब कोई एक पर्टिकुलर दूरी की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है एक वचन के रूप में ही लिखा जाता है, इसलिए इज का जो प्रयोग यहाँ पे हो रहा है ये बिल्कुल सही है। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो डिस्टेंस क्योंकि एक ही है, भले ही वो 10 किलोमीटर का है, तो एक ही डिस्टेंस है, इसलिए इज लगाना सही है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर आएगी, इसमें कोई गलती नहीं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। सम्मान के साथ मर जाना ज्यादा अच्छा होता है बेइज्जती की जिंदगी जीने से। तो यहाँ देखिए, आप तो तुलना जो हो रही है टू डाई 2+V1 की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिव लिखा है इसके पहले भी हमको टू लगाना पड़ेगा। टू डाई इज बेटर देन टू लिव, तो लिव के पहले टू लगाएंगे, इसलिए सी वाला हिस्सा यहाँ पर गलत है। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन टू लिव विद डिसऑनर। 7 नंबर देखिए फ्रेंड, तो इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ये मैं हूं जिसको दोष दिया जाना चाहिए इस खराब परिस्थिति के लिए। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु जो है ये आई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो इसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार लगाई जाती है।
फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम जिस प्रोनाउन या नाउन के लिए करते हैं उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। यहाँ पे जैसे हम हु का प्रयोग आई के लिए कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो इस एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि यदि हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दें, जैसे यहाँ अगर हम हु को हटा दें तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, आई इज टू ब्लेम। तो आई के लिए इज का प्रयोग नहीं किया जाता, आई के साथ एम लगाया जाता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे इज का प्रयोग होना गलत है, इसकी जगह एम लगाया जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ये मैं हूं जिसे दोष दिया जाना है इस खराब परिस्थिति के लिए। 8 नंबर देखिए फ्रेंड, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। फ्रेंड्स, पास्ट की जब दो घटनाओं की बात की जाती है तो एक घटना जो पहले हो चुकी थी उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और दूसरी घटना जो बाद में होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो गौरी ने मुझे उसका नाम बताया उसके चले जाने के बाद, यानी जब वो चला गया उसके बाद उसने मुझे उसका नाम बताया। तो यानी वो चला गया, ये घटना पहले हो चुकी थी, और उसने मुझे नाम बाद में बताया, ये घटना बाद में हुई है। तो जो घटना पहले हो चुकी थी यानी जो ही लेफ्ट लिखा है, इस घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो ही लेफ्ट गलत है, इसकी जगह लिखा जाएगा ही हैड लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, तो सी वाला हिस्सा गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाला जो क्लॉज है, इस क्लॉज में हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो दूसरा क्लॉज होता है इसमें वुड हैव प्लस V3 को लिखा जाता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर आएगी। इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होगा, जॉन ने आपको सच्चाई बता दी होती यदि आपने उससे पूछ लिया होता। 10 नंबर देखिए फ्रेंड, तो माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मेरी बहन ने बाइबल के एक एक पेज को पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, एक स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, यदि कोई नाउन आ रहा है और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा है और फिर से वही नाउन आ रहा है, नाउन प्रीपोजिशन और फिर से वही नाउन, जैसे यहाँ पे आ रहा है पेजेस पेजेस और बीच में आफ्टर लिखा है, तो इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इस स्ट्रक्चर में दोनों ही नाउन को हम एक वचन रूप में लिखते हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो पेजेस और पेजेस यानी दोनों को ही बहुवचन कर रहे हैं। फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ पे पेज आफ्टर पेज लिखा जाएगा, इनको बहुवचन नहीं करेंगे। माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। मेरी बहन ने बाइबल का एक एक पेज पढ़ लिया है। हम देखते हैं फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स not only on what papers you have selected but on how you have written them। आपकी IAS परीक्षा में सफलता निर्भर करती है ना केवल कि आपने कौन से पेपर्स को सिलेक्ट किया है, बल्कि आपने उनको कैसे लिखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो ये जो दो सेंटेंस है इनको हम नॉट ओनली से जोड़ रहे हैं। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो लिखा जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि बट तो लिखा है लेकिन आल्सो कहीं भी नहीं लिखा, तो यही गलती है। यहाँ पे बट को अकेला नहीं लिखेंगे, यहाँ बट के साथ आल्सो को जोड़ के लिखा जाएगा। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट आल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। बट आल्सो ये पूरा लिखा जाएगा, ये सी वाला हिस्सा यहाँ पे गलत है। 12 नंबर देखें फ्रेंड, तो हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा।
फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ब को याद कर लीजिए, प्रिवेंटेड, कन्फाइंड, डेबर्ड, इस तरह की जो वर्ब होती हैं, इनके बाद हमेशा फ्रॉम और उसके बाद V1 प्लस ING को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो टू गो लिखा है ये गलत है, इसकी जगह आएगा फ्रॉम गोइंग। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। यदि किसी राज्य के लोगों की बहुसंख्या यानी मेजोरिटी समृद्ध होती तो राज्य स्वयं समृद्ध हो जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉस्पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। यदि एक राज्य के लोगों की मेजॉरिटी समृद्ध होती है तो राज्य अपने आप समृद्ध हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम वुड का प्रयोग नहीं करते, इसकी जगह विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग गलत है, इसकी जगह विल लगाएंगे। 14 नंबर देखिए फ्रेंड, तो इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू पे अ फाइन। यदि मोटर चलाने वाले यानी वाहन चलाने वाले ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानते तो उन्हें रोका जाएगा, चालान बनाया जाएगा और उन्हें जुर्माना चुकाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सेंटेंस का ग्रामर स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। विल बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और यहाँ पे एंड से जो दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है हैव टू पे अ फाइन, यानी उन्हें जुर्माना चुकाना पड़ेगा। प्रेजेंट में लिख रहे हैं, इसका अर्थ फ्यूचर का निकलेगा। ये पूरी तरह से ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये नो एरर वाला ऑप्शन है। 15 नंबर देखिए फ्रेंड, तो ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। उसने पूछा कि यदि वह फेल हो जाता है तो वो क्या करे। फ्रेंड, सपोज और इफ का एक ही अर्थ होता है, इसलिए हम दोनों का प्रयोग कभी साथ में नहीं करते। या तो सपोज लगाते हैं या इफ लगाते हैं, दोनों को साथ में कभी नहीं लगाया जाता। तो बी वाला हिस्सा गलत है, इन दोनों में से किसी एक को हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ही आस्क्ड इफ ही फेल्स व्हाट ही डू। उसने पूछा कि यदि वह फेल हो जाए तो वो क्या करे। 16 नंबर देखें फ्रेंड, तो द पीपुल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट यूरोप। प्राचीन भारत के लोग ज्यादा सभ्य थे बजाय प्राचीन यूरोप के। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड, तो जो तुलना हो रही है वो पीपुल की हो रही है, ना कि इंडिया और यूरोप की। तो यहाँ पे आप देखें तो देन के बाद दोज ऑफ लिखना पड़ेगा। दोज ऑफ का मतलब होगा यूरोप वाले लोग। द पीपुल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप। प्राचीन भारत के लोग ज्यादा सभ्य थे बजाय प्राचीन यूरोप वालों से। तो ये जो वालों से हम कह रहे हैं, इसके लिए हम देन दोज ऑफ लिखेंगे। तो सी वाला हिस्सा यहाँ पे गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यहाँ पे फ्रेंड्स सब्जेक्ट को पहचानना है हमको। टैक्स डिफॉल्टर्स के नामों की लिस्ट छापी गई थी अखबार में। तो छापा क्या गया था? लिस्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? लिस्ट, जो एक वचन है। एक वचन के लिए हम वर नहीं लगा सकते, ये वर गलत है, इसकी जगह वाज लगाएंगे। द लिस्ट वाज पब्लिश्ड। 18 नंबर देखिए फ्रेंड, तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क। मेरे सबसे ज्यादा दृढ़ विश्वासों में से एक ये है कि कोई भी चीज कठोर परिश्रम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।
फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, हमेशा वन ऑफ द, सम ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, इस तरह से जब लिखा जाता है तो इसके बाद आने वाली नाउन को हमेशा हम बहुवचन रूप में लिखते हैं। तो यहाँ बिलीफ में एस लगेगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फिलहाल गलत है, तो ए वाला हिस्सा गलत है। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स लिखा जाएगा, बिलीफ में केवल एस जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मेरे सबसे ज्यादा दृढ़ विश्वासों में से एक ये है कि कोई भी चीज कठोर परिश्रम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, तो पीपुल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। लोग जो किसी भी राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध नहीं रखते, देश को विभाजित करना चाहते हैं। फ्रेंड्स बिलोंग को कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते। यहाँ आर नॉट बिलोंगिंग ये कंटिन्यूअस टेंस में लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिलोंग को हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे सही स्ट्रक्चर होगा पीपुल हु डू नॉट बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी। डू नॉट बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी, तो ए वाला हिस्सा गलत है। आर नॉट बिलोंगिंग की जगह आएगा डू नॉट बिलोंग। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, तो नाइदर द प्रिंसिपल नॉट द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। ना तो प्रिंसिपल और ना ही छात्र रुचि लेते छात्रों की भलाई के कार्यक्रमों में। फ्रेंड नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो ये ध्यान रखिए कि सेकंड नंबर जो सब्जेक्ट रहता है इसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। यानी जो सेकंड नंबर सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के हिसाब से हम वर्ब को लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए तो स्टूडेंट्स क्योंकि बहुवचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो वर्ब है इसमें हम एस को नहीं लगाते। यदि सब्जेक्ट बहुवचन होता है, जैसे यहाँ पे बहुवचन है, यानी टेक में एस नहीं लगाया जाए। तो बी वाला हिस्सा जो है ये गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ओनली यस्टरडे। फ्रेंड जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट इस तरह का कोई शब्द आ रहा है तो उस सेंटेंस को हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि यहाँ पे हैव रिसीव्ड लिखा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहा है। तो ये सेंटेंस का ए वाला हिस्सा गलत है। यहाँ हैव हटा देंगे तो रिसीव्ड की सेकंड फॉर्म भी रिसीव्ड ही रहती है, तो केवल हैव हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस होगा वी रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ओनली यस्टरडे। हमने शिक्षा मंत्री से संदेश को कल ही प्राप्त किया। ओनली का मतलब यहां निकलेगा ही, कल ही प्राप्त किया। 22 नंबर देखें फ्रेंड, तो ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। वह उपन्यास लिख रहा है जब से वह ग्रेजुएट हुआ है। यहाँ आप देखें तो समय बता रहे हैं सिंस लगा करके। फ्रेंड जब भी सिंस या फॉर का प्रयोग हम करते हैं समय बताने के लिए तो इस सेंटेंस को हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, जबकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस में लिखा है तो ये गलत है। ही इज राइटिंग नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे ही हैज बीन राइटिंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे इसको। ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। जब से वह ग्रेजुएट हुआ है तब से वह उपन्यास लिख रहा है। 23 नंबर देखें फ्रेंड, तो आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे मूर्ख क्यों कहा। यहाँ आप देखें फ्रेंड आई आस्क्ड हिम ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो क्वेश्चन को लिखते हैं इसमें सहायक क्रिया को पहले कभी नहीं लिखा जाता, इसको अफर्मेटिव में लिखा जाता है। फ्रेंड्स इस तरह से हम तब लिखते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, यानी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी। तो सही स्ट्रक्चर होगा व्हाई ही कॉल्ड मी। आई आस्क्ड हिम
why he called me a fool. मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे मूर्ख क्यों कहा। फ्रेंड 24 नंबर भी लगभग इसी प्रकार का है। I was surprised when he told me how much does he study every day. यहाँ पे भी आप देखिए तो does का प्रयोग कर रहे हैं सब्जेक्ट के पहले, जबकि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ डज का प्रयोग बिल्कुल गलत है, यहाँ डज नहीं लगाएंगे, इसकी जगह ही स्टडीज लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सही स्ट्रक्चर होगा आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच ही स्टडीज। हाउ मच ही स्टडीज लिखा जाएगा, डज को नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे यहाँ पे। फ्रेंड्स हम देखते हैं इस वीडियो का 25 नंबर और आखिरी क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइजेस फॉर राइस एंड व्हीट। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड तो इसका हिंदी में अर्थ है कि सरकार ने फैसला किया था कम करने का, घटाने का, चावल और गेहूं की कीमतों का। तो देखिए चावल और गेहूं की कीमतों का घटाने का, चावल और गेहूं की कीमत या मूल्य, की के लिए फॉर नहीं लगाया जाता फ्रेंड, यहाँ पे ऑफ लगाया जाएगा। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइजेस ऑफ राइस एंड व्हीट, फॉर की जगह ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो सी वाला हिस्सा गलत है। फ्रेंड्स आज हमने 25 एरर्स को सॉल्व किया जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। इनमें मैंने आपको इनका हिंदी में अर्थ कैसे निकलेगा और ग्रामर के नियम के हिसाब से इनकी एरर को कैसे सॉल्व करना है, ये हमने अभी इन सभी एरर्स में देखा है। फ्रेंड्स इस वीडियो में या इसके पहले के किसी भी वीडियो में यदि आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको कोई क्वेरी है, यदि आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख करके भी मुझे भेज सकते हैं। Please like and subscribe the video. Tell your friends also and you also watch the video again and again so that you can learn everything easily and very well. For detailed study friend you can contact to our coaching center. The address and phone number of coaching center you can see on your screen. So friend thank you very much for watching the video. Please like and subscribe the video and press the bell icon. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।